So hello guys, welcome here to another lecture of class 9 chapter 5 introduction to Euclid's geometry. इस चैप्टर में क्या है ना, ये चैप्टर है तो बहुत इजी, लेकिन लोग उसमें क्यों कंफ्यूज होता है क्योंकि हमें पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स याद नहीं होते। ये पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स ही नया टर्म क्या है? पोस्टुलेट्स और एक्सियम कुछ भी नया टर्म नहीं है, बस एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। क्या होता है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना। उसको दो पार्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक एक्सियम एक पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज हो, ओनली यूज्ड इन ज्योमेट्री, यूज्ड इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वही मतलब हम स्केल ले, पेंसिल ले, कंपास ले, डी क्या होता है, सेमी सर्कल ले, प्रोटेक्टर कंपास है। एक्सियम यूनिवर्सल ट्रुथ यूज्ड इन मैथमेटिक्स, यूनिवर्सल ट्रुथ यूज्ड इन मैथमेटिक्स, है ना। इस चैप्टर में बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें पोस्टुलेट्स या फिर एक्सियम लाइन बाय लाइन याद नहीं होती है। हमें बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में एक्सियम्स और पोस्टुलेट मतलब याद तो हमें वैसे भी होंगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मार्कर है, जो मेरे पास समझो ये दूसरा मार्कर है, इसके इक्वल है। सोचो कि ये वाला मार्कर मेरे इसके इक्वल है, तो आपस में ये दो चीजें इक्वल होंगी, है ना। समझ रहे हो ना? मार्कर और भी है लेकिन जरा दूर रखे हैं, समझो। अगर पहला मार्कर इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो पोस्टुलेट क्या कहते, पोस्टुलेट और एक्सियम क्या कहते हैं, ये इसके इक्वल होगा एक्सियम, है ना। तो ये सब चीजें तो हमें पता है, लेकिन हमें इसमें क्या याद करना होता है, इसमें नंबरिंग्स याद करनी होती है कि हमारे एक्सियम 1 ये है, एक्सियम 2 ये है, एक्सियम 3 ये है, एक्सियम 4 ये है, एक्सियम 5 ये है, एक्सियम 6 ये है, पोस्टुलेट 1 ये है, पोस्टुलेट 2 ये है, बस। वरना हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए, लेकिन हमें ये चीज़ें ना याद रखनी पड़ती है। तो एक्सरसाइज 1.5.1 बाद में करेंगे, पहले एक्सियम्स और पोस्टुलेट समझ लें ना पहले। और उससे पहले बताओ यूक्लिड नाम कहाँ से आया? ये यूक्लिड कोई नाम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिशियंस का नाम है। क्या है? मैथमेटिशियन का नाम, जिसने हमें ये सारी चीज़ें दी। मतलब बहुत इनिशियल टाइम का चैप्टर है, तो मतलब उस समय पे जब ये इंट्रोड्यूस हुई तब उस साइंटिस्ट मैथमेटिक्स का नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था यूक्लिड, है ना। इनका टाइम पीरियड था 325 BCE to 265 BCE। आने नहीं वाला, हिस्ट्री जोड़िया जाएगा, है ना। तो अभी है ना, पहले कुछ पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्सियम समझेंगे, उसके बाद पोस्टुलेट समझेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, देखिए मैं इधर क्यों नहीं लिख रही, इधर लिखूंगी, आपको फिर नोटबुक में उतारना पड़ेगा। इससे बढ़िया आपके पास NCERT बुक है, पेज नंबर डिफर हो सकते हैं, लेकिन मेरी बुक में पेज नंबर 80 है, 80, 81 एंड 82, 83, राइट। 82 तक की ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए मैं लिखूँ, फिर आप उसको कॉपी करें। इससे बढ़िया समझने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक बार समझ में आ गया तो फिर तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन कर देंगे, तो हमें एट द एंड याद करें क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहला ये मैं बता रही हूँ आपको पॉइंट्स, ठीक है ना। पहले कुछ पॉइंट समझते हैं, ठीक है। जो पेज नंबर आपके 80 में है, अगर बुक आपकी सेम है, ठीक है, ये वाला पेज नंबर, है ना। सबसे पहले अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पहले समझते हैं ना, ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं है। ये पॉइंट है, इसका कोई ये तो बड़ा हो गया। ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं है। ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं है। ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं। ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट स्टेट दैट अ पॉइंट हैज नो पार्ट्स। अ पॉइंट हैज नो पार्ट।
पॉइंट पे आते हैं. अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. एक हमारे पास रेक्टेंगल होता है, एक इसमें लेंथ होती है, एक उसमें ब्रेथ होती है. लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, है ना. तो अ लाइन, ये जो लाइन होती है वो ब्रेथलेस मतलब उसकी ब्रेथ नहीं होती है. एक ब्रेथलेस क्या है, एक ब्रेथलेस लेंथ, एक ब्रेथलेस लेंथ है. अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. कोई भी लाइन हो रुक गई, एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स. एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. समझे. फोर्थ पे आते हैं. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. दोबारा पढ़ते हैं. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. मतलब एक straight line है, वो लाई करती है जो पॉइंट ऑन इटसेल्फ, मतलब उसके पास खुद के पॉइंट्स होते हैं. जो एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके पास इसके खुद के पॉइंट्स होते हैं. यही क्या रखा है, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, जिगजैग नहीं. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. ये थोड़ी कर्वी दिख रहे हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन वर्ड्स पे जाइए. द लाइन व्हिच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. फिफ्थ, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. एक सरफेस है, बोर्ड है, क्या एक सरफेस, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ ब्रेथ. तो ये क्या हो गया, सरफेस है. आपका रूम है जहाँ पड़े हो, लेंथ है, एक ब्रेथ है, पूरा क्या हो गया, सरफेस हो गया. एक ग्राउंड जिस पे आप बैठे हो, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, ये क्या हुआ, सरफेस. द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस. द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस. एजेस मतलब किनारे. The edges of a surface are lines. ये एक लाइन है, लाइन से मिलके सरफेस बन रहा है, ठीक है. Seventh, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. A plane surface is a surface which lies evenly with straight line on itself. मतलब जो प्लेन सरफेस होगा वो स्ट्रेट लाइन का ही कॉम्बिनेशन होगा, बस जितनी भी साइड्स है वो स्ट्रेट लाइन की ही कॉम्बिनेशन होगा. अगर मैं कहूँ ये एक प्लेन है तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तीनों तो ही ये प्लेन कहलाएगा. ये अपने आप में स्ट्रेट, ये अपने आप में स्ट्रेट और ये अपने आप में स्ट्रेट, तो ही ये एक सरफेस कहलाएगा. ठीक है, ये हो गए हमारे पॉइंट्स. अब आते हैं हम एक्सियम में, जो कि हमारे यूनिवर्सल तो होते हैं यूज्ड इन मैथमेटिक्स. ठीक है, पहली वाली एक्सियम पे आता है, मेरे पे बुक 81 पेज नंबर पे, आप देख लीजिएगा. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अभी मार्कर का एग्जाम्पल दिया था. एक मार्कर दूसरे मार्कर का इक्वल है, दूसरा मार्कर किसी तीसरे मार्कर का इक्वल है, तीसरा मार्कर और पहला मार्कर इक्वल होगा. समझ रहे? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. सेकेंड एग्जाम पे आओ. इफ इक्वल आर एडेड, इक्वल्स द होल आर इक्वल. इफ दो बराबर क्वांटिटी आर एडेड, मतलब समझिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब एक इक्वल नंबर समझते हैं, 2 है, 2 से ही ऐड करेगा तो क्या हुआ, द होल आर इक्वल. ये क्या है, इक्वल है ना. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. जो पूरा है ये इक्वल है. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. If equals are subtracted from equals, the remainder are equal. मतलब अगर इसको ऊपर वाला हिस्सा हटा देते हैं, जो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको ऊपर वाला हिस्सा होता है और इसका नीचे वाला हिस्सा हटा देते हैं. और अभी हम थर्ड एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना. सो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स,
देन द रिमाइंडर इक्वल, ये जो रिमाइंडर बचा है ये इसके इक्वल होगा, शेप्स के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी, है ना। फोर्थ पे आते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोइंसाइड मतलब उसके ऊपर रख दिया, तो ये एक ये गोला है, इसके ऊपर ये दूसरा गोला हमने रख दिया, अगर ये इसको कोइंसाइड कर रहा है, इसी के ऊपर आ रहा है, तो ये एक दूसरे में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझो। अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक और स्क्वायर आ रहा है जो कि इसी की लेंथ ब्रेथ का, उसकी वजह से हमें पीछे वाला नहीं दिख रहा, तो थिंग्स विच कोइंसाइड विच ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। कमिंग ऑन फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। देखो द होल से क्या याद आता, सबसे पहले में पिज्जा ही याद आता है। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अगर ये हमारे पास होल है, पिज्जा का एग्जांपल ले लो, थोड़ी चेरी वेरी लगा देते हैं, क्या कह रहे हैं, पिज्जा में चेरी थोड़ी होती है, अरे तुम टमाटर लगा लो, है ना। तो ये क्या लिखा है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ऑब्वियसली बात है, जो बड़ा होगा वो इसके एक पार्ट से बड़ा ही होगा। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, पूरा कॉम्बिनेशन में इस पार्ट से बड़ा है, तो वो तो है ही है। 6 थिंग विच आर डबल of the same thing are equal to one another. Things which are double of same things are equal to one another. कोई नंबर है 2, ये भी 2 है, इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे और इसका भी डबल कर देंगे, तो आपस में इक्वल है। तो ये बस समझने की चीज़ है, मतलब समझ रहे हूँ क्या छोटी छोटी चीज़ आई, हमें वैसे ही पता है, लेकिन उस समय में जब लोगों को चीज़ें नहीं पता थी, समझो ये कौन सी 325 BC की बात हो रही है, लोगों चीजें नहीं भाई, तब की बात हो रही है, हाँ। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। मतलब एक ही है, इसका आधा आधा कर दिया, ये दोनों इक्वल है, इनका डबल कर दिया, तो वो दोनों डबल भी इक्वल होंगे। 7th एक्सियम, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल ऑफ वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ of one another, ये equal है, ठीक है, of the same thing are equal to one another। एक चीज के 2 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल, तो वो इक्वल है। एक पार्ट के हाफ कर रहे हैं, हाफ मतलब तो वैसे होता है ना, आधा आधा, तो हाफ कर रहे हैं, of the same thing are equal to each other, तो ये एक दूसरे के इक्वल है, समझे। तो ये सब हमारी हो गई 5 पोस्टुलेट्स। तो इसके बाद सॉरी, ये सब हमारी हो गई 5 एक्सियम्स, ये सब हमारी हो गई 7 एक्सियम्स। 7 एक्सियम्स के बाद यूक्लिड ने क्या दी, पोस्टुलेट, जो ज्योमेट्री के लिए अप्लाई होती है, कहाँ अप्लाई हो सकती है, ज्योमेट्री के लिए, है ना। तो पोस्टुलेट फर्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन कहीं से कहीं बन सकती है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन बन गई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन बन गई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, स्ट्रेट लाइन बन गई। ज्योमेट्री रूल्स है। पोस्टुलेट सेकंड पे आते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी reduced indefinitely. A terminated line can be reduced indefinitely. मतलब एक लाइन जो कि यहाँ पे बंद हो चुकी है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, ऐसे 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 ऐसे, वो आगे तक इनफाइनाइट तक टर्मिनेट हो सकती है। ये है इस पोस्टुलेट सेकंड का कहने का मतलब। पोस्टुलेट थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सही बात है, कोई भी सेंटर ले लो, कोई भी रेडियस ले लो, बन गया। बना के देते हैं, ऐसे बन नहीं पाएगा, बना के देखते हैं। और नहीं बन पाएगा, वो हाथ कैसे घूमेगा। सही बात है, कितना भी डायमीटर ले लो बन जाएगा। सही बात है, सही बात। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू वन अनदर। भाई जब वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ही होता है कि एक एंगल 90 डिग्री,
समझ रहे हो? तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स, ट्राइंगल्स की बात नहीं, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भाई राइट एंगल की जब प्रॉपर्टी ही है कि वो 90 डिग्री ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर राइट एंगल इक्वल ही होगा। चाहे वो 90 ऐसे दिखा दो, चाहे वो 90 ऐसे दिखा दो, यहाँ पे है ना, तो 90 ऐसे आएगा, ऐसे दिखा दो। ऑल 90 डिग्री एंगल्स आर इक्वल। फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes an interior angle on the same side of taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the same side on which the sum of angle is less than right angles. मतलब if two straight line falling on two straight line, और दो सीधी लाइन है, नहीं, if एक सीधी लाइन है, अगर एक सीधी लाइन है falling on two straight line makes the interior angle on the same side, so it taken together less than two right angles, मतलब 90 डिग्री से कम। लेस देन टू राइट एंगल्स मतलब जो दोनों का सम हो रहा है वो 90 डिग्री से कम हो रहा है। मतलब समझो, दो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन काट ली, इसमें तो सम कम नहीं हो रहा है, इसमें तो बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब लाइन सीधी नहीं काटेगी, मतलब लाइन किसी और डायगोनल से काटेगी, है ना। मतलब ऐसे समझो कि लाइन ऐसे काट रही है ना। If a straight line falling on two straight lines makes the interior पता है ना, अंदर वाला, makes interior अंदर वाला। बताओ, तुम बताओ, इस लाइन में इंटीरियर एंगल ये वाला होगा, ये वाला होगा? तुम लोग बताओ, मैंने बताया था, तुम लोग बताओ। ये वाला होगा, ये वाला है, क्योंकि वो तो एक्सटीरियर हो गया ना। टू इंटीरियर एंगल्स less than right angle, then the two straight line is produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। मतलब ये समझो, दो स्ट्रेट लाइन है ना, दोबारा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, थोड़ा समझ में कमा रहा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जैसे मिटा दे, टू लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, ये लाइन से काट रही है, तो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम है ना, तो ये लाइन वहां जाके मिलेगी जहां इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम है। इसमें इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम यहाँ है, तो मतलब इस साइड पे जाके ये लाइन आपस में कोइंसाइड होंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कैच यू अप इन द एक्सरसाइज 5.1। ओके, एक्सरसाइज 5.1 कर दें इसके बाद। If you like the content, do not forget to like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. Catch you up in the next one. So hello guys, welcoming you to another video of chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry, class 9th, exercise 5.1. So yes, today we are going to understand exercise 5.1. मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स याद हो गए होंगे। एक्सियम्स और पोस्टुलेट नंबर वाइज याद हो गए होंगे, मतलब याद होना एक बात है। ऐसे क्वेश्चन में आएगा टेल मी अबाउट दिस एक्सियम, जैसे आ सकता है राइट दिस एक्सियम, या फिर राइट एक्सियम नंबर 4, राइट पोस्टुलेट नंबर 3, तो ऐसे लिखने पड़ेंगे। तो आपको मुझे लगता है कि नंबर वाइज आप सभी ने ये चीज़ याद कर ली होंगी। तो आप है ना, तो क्वेश्चन नंबर
5.1 पे भरते हैं. Which of the following statement are true and which are false? Give reason for your answer. Only one line can pass through a single point. The first is false. Because infinitely many lines can pass through a single point. Right? Okay. Infinitely many lines can pass through a single point. Question is saying only one line can pass through a single point. No. Infinitely many lines can pass through a single point. So this is question number 2. Question number 2. There are infinite number of lines when can pass through two distinct points. Two distinct points से infinitely many lines pass कर सकती हैं क्या? नहीं. Only and only one. So second one is false. According to which postulate second one is false? According to axiom. This. According to postulate first, a straight line may be drawn from any one point to any other point. है ना? Question number 3. A terminated line can be produced indefinitely on both sides. True. ये तो डायरेक्ट पढ़ा था हमने इस पहले इसमें. Postulate 2 में a terminated line can be produced indefinitely, है ना? On both sides, हाँ. Fourth, if two circles are equal, then their radii are equal. If two circles are equal, then their radii is equal. Obviously, yes. उनका radius भी same ही होगा क्योंकि दो circle equal है. Fifth, in figure 5.9, AB is equals to PQ. PQ is equals to XY. Then AB is equals to XY. This is also true according to the very first axiom. Things which are equal to the same thing which are equal to one another. Okay, question number 2. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? First, parallel lines. Lines which never meet each other are called parallel lines. थोड़ी और अच्छी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? Two straight lines when put perpendicular on any point is always equal. The perpendicular distance is always equal. दो लाइन सीधे जा रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगी तो वो पैरेलल लाइन कहलाएंगी. आगे भी पीछे भी कभी ना मिले तो वो पैरेलल लाइन है. ये हम कैसे कर सकते हैं? दो पैरेलल लाइन है, उस पे पहले एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो, एक तीसरी लाइन परपेंडिकुलर डालो और एक इधर परपेंडिकुलर डालो. तो दोनों का अगर एंगल सेम आता है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. परपेंडिकुलर लाइन, लेट AB बी अ स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं CD. सो परपेंडिकुलर का बेसिक है कि it divides a straight line into two equal halves making an angle of 90 degree. It divide a line into two equal halves making an angle of 90 degree. Line segment. A line segment is a line which cannot be further extended. A line can further be extended, but a line segment can never be extended. It's a fixed distance which can never be extended. Radii of a circle. Radii of a circle is simply the radius. Means full length ये हो गई आपका diameter. Diameter का half is equals to radius. Diameter का half is equals to radius. Square. A square
is where all the sides are equal and each are making an angle of 90 degree with each other. ठीक है. Question number 3. Consider two postulates given below. Given any two distant object A and B, there exists a third point C, which is in between A comma B. ठीक है. There exist at least 3 points that are not on the same line. अगर ये तो हमारी कोई postulate है ही नहीं, तो इसमें कंसीडर करो, है नहीं, कंसीडर करो. So अब क्वेश्चन है, do these postulates contains any undefined terms? Yes. क्या करना है ये तो बताया ही नहीं गया. Undefined terms मतलब क्या मतलब निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है, इसलिए undefined terms है. Are these postulates consistent? No. No, these postulates are not consistent. Do they follow Euclid's postulate? Explain. No, they do not follow any Euclid's postulate. Question number 4. If a point C lies between A and B such that if a point यार मार्क नहीं चल रहा यार. If a point C lies on AB such that AC equals to BC, prove that AC is equals to half of AB. Prove that AC is equals to half of AB. Explain by drawing the figure. मतलब एक स्ट्रेट लाइन है AB, उसके ऊपर एक पॉइंट C है, क्वेश्चन में दे रखा है AC is equals to BC. Prove that AC equals to half. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AC is equals to AC equals to CB. CB लिख लो, BC लिख लो, आगे BC लिख लो, पीछे आगे लिख लो. इसके आगे लिखो गिवन है ना. देखो ऑन एडिंग AC to both side, AC plus AC is equals to CB plus AC. ये क्या होगा 2AC, क्या होगा 2AC, AC plus AC 2AC is equals to CB plus AC. तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा. दोबारा समझो, CB plus AC क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा. क्या बन जाएगा, AB. मतलब सिंपल सी बात है, CB ये लाइन है, AC ये लाइन है, इन दोनों को प्लस का एडिशन है, तो ये दोनों पूरी लाइन क्या कहलाएगी, पूरी लाइन AB कहलाएगी. तो AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. यही प्रूफ करना था, आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. In question number 4, point C is called midpoint of the line segment of AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. है ना, ये प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम A B C, तो यहाँ पे मिड पॉइंट था ही, D और ले लेते हैं, है ना. लेट अस अज्यूम पॉइंट D on the line AB. Let us assume point D लिखना है on the line AB. ठीक है, assume कर लिया. अब हम लिखेंगे according to question, AB is equals to, या फिर हाफ करके लिखे, है ना, या फिर हाफ करके लिखे, क्योंकि अगर पॉइंट होगा तो इसके हिसाब से तो ये होगा AD इज इक्वल्स टू DB. AD क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है. AD इक्वल्स टू DB. ठीक है, एडिंग AD बोथ साइड, सो ये क्या होगा
2AD बन जाएगा, AD बोथ साइड आएगा, तो DB प्लस AD इज इक्वल्स टू AB, AB AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, है ना। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, AD इज इक्वल्स टू, हमने पहले क्वेश्चन में AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, AD इज इक्वल्स टू हाफ। इससे हमें ये प्रूफ होता है इन दोनों लाइनों से कि अगर ये लाइन इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, समझिए। पहला क्वेश्चन नंबर 4 यही था। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हमने ये पार्ट एज इट इज किया, फिर ये पार्ट एज इट किया, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड हाफ ए बी इक्वल है, तो AC इज इक्वल्स टू AD, हेंस a line AB has only and only one midpoint, और ऐसे के अंदर तो C is equals to D। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये लाइन आई है, समझे। आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 AC is equals to BD, then prove AB is equals to CD। तो इसे रब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट है कि नहीं है स्ट्रेट, लेकिन तिरछी है, डायगोनली स्ट्रेट है थोड़ी, है ना। तो इधर दे रखे हैं A B C, यहाँ पे लाइन खत्म, D, A B C D, है ना। तो इसमें रखा है AC इज इक्वल्स टू BD गिवन, ऐसे लिखेंगे ना ब्रैकेट में, गिवन AC इक्वल्स टू BD गिवन, दैन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। AC जो है वो इक्वल है BD के। अब प्रूफ करो कि AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, प्रूफ करो, प्रूफ नहीं, प्रूफ करो, प्रूफ तो होता है, ये हम प्रूफ दे रहे हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए, प्रूफ करो AC इक्वल्स टू BD, एंड तो ऐसे लिख सकते हैं AC को हम ब्रेक करके, AB प्लस BC ऐसे लिख सकते हैं। AC को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, सही लिखा है। अब भी तो AC बना रहा है, इक्वल्स टू, अब BD को भी ब्रेक कर लो, BC प्लस CD, तो ये हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि इन दोनों में BC कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना BC सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। BC इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो सब्ट्रैक्टिंग BC बोथ साइड, है ना, सब्ट्रैक्टिंग BC बोथ साइड, तो BC इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से जाएंगे, दोनों जगह से गया हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूव्ड, मतलब ये होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल। अगर यहाँ से माइनस कर रहे हो तो यहाँ से भी माइनस होना चाहिए, यहाँ ऐड कर रहे हो तो यहाँ भी ऐड होना चाहिए। अगर दोनों जगह सही चीज हो रही है तो बिल्कुल आंसर एकदम सही है, मतलब ये होता है रूल। अगले वीडियो में बेटा मार्कर थोड़ा सही करवा लेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन और समझ लीजिए, वाई एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम considered a universal truth? Not that the question is about fifth postulate, it's about fifth axiom। मुझे लगता है सभी को याद हो गए होंगे फिफ्थ एग्जियम, लेकिन जो नहीं याद हुई है तो अब याद कर लीजिएगा, है ना। जब मैं एक्सरसाइज आपकी 5.2 पढ़ाऊँ उससे पहले आप, है ना, याद कर लीजिएगा। तो फिफ्थ क्या है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। भाई जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो एक पार्ट से तो बड़ा ही होगा, सही बात है कि नहीं। इसी को ले लें, इसी सिंपल लाइन को, है, सिंपल लाइन को ले लें, ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है,
ये ई पॉइंट है। सो ए ई प्रूव कर रहे हैं, ए ई इज इक्वल्स टू ए बी, किस किस के कॉम्बिनेशन में ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा ए ई पूरा बना है ना। तो ये जब पूरा बना है, अगर इनमें से एक को भी हटा देंगे, एक भी या फिर पार्ट ले लेंगे, समझो ए बी ले लिया, तो ए बी द, दोबारा पढ़ते हैं क्या है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। सही बात है ना, सबसे द होल ए इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ये तो बड़ा ही, द होल ए ई तो हमेशा ही बड़ा होगा ना उसके एक पार्ट से, या तो ए बी ले लो या फिर बी सी ले लो या फिर सी ई ले लो। सी डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं, सही लिखा है, सी डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं, या फिर आप समझो आप कोई ना कोई से सिटी में रहते हो, सिटी किसी ना किसी स्टेट के अंदर तो आता ही आता है। लेट अस सपोज आप यूपी के किसी सिटी में रह रहे हैं, मेरठ में रह रहे हैं, लेट अस सपोज, सिटी आ गई, उससे बड़ा तो एक स्टेट आ गया ना, स्टेट से बड़ा इंडिया, कंट्री आ गया, है ना। सो ये सब क्या है, द होल, मतलब द होल को स्टेट ले सकते, द होल स्टेट इज ग्रेटर देन अ पार्ट मेरे तो छोटी जगह हो गई ना, या फिर द होल यूपी उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन अ पार्ट, है ना। सो थैंक यू, catch you up in the next one. Hope you like the content. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you, catch you up in the next one. So hello everyone, welcoming you to another lecture of class 9 chapter 5 introduction to Euclid geometry exercise 5.2. so I hope every one of you is having NCERT books with you guys, so that we can learn exercise 5.2 and understand it. Okay, so let's say to exercise 5.2, आप सभी का बुक है, क्वेश्चन बुक में से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब सिंपल सी बात है, बुक वालों को भी पता है कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट टफ है, थोड़ा ज़्यादा शब्द उसमें यूज होते हैं तो वो टफ है, तो उसे सिंप्लीफाई करके कैसे बताएंगे, किसी नए इंसान को बतानी हो तो सिंप्लीफाई करके कैसे बताएंगे, है ना। तो बस ये ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताओ इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करें। मुझे भी पता है कि ये थोड़ी सी टफ है, तो पहले हम देख लेते हैं कि पोस्टुलेट होती क्या है यूक्लिड की, है ना, तभी तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट ये होती है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस makes an interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet at that side on which sum of angle is less than 2 right angles. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, एक्सरसाइज पहले वाली की, है ना। तो क्या होता है, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहती है, अगर कोई भी दो लाइन है, कोई तीसरी लाइन अगर उनको काट रही है, तो अगर जो इंटीरियर एंगल का सम है, इन दोनों इंटीरियर एंगल का ये जो सम है ये 180 से छोटा है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2, ये 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल, मतलब 190 प्लस 90 180, 2 राइट एंगल के सम से छोटा है, तो ये दोनों आगे जाके एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, ये दोनों एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। बस ये कह रहा है कि शॉर्टर साइड में मिलेंगी, है ना। इसी को हमने रीराइट कर दिया है सिंपली वे में, कैसे, when two lines are cut by a third line such that sum of interior angles is less than 180 on one side, then फर्स्ट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन सेम साइड। ये रीराइट कर दिया, मतलब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। मतलब ये कह रहा है, आपने रीराइट तो कर दी,
अब मुझे बताओ कि क्या इसमें पैरेलल लाइंस का जिक्र है? तो समझते हैं ना, है ना, पैरेलल लाइन से समझते हैं। सोचो ये हमारे पास पैरेलल लाइन जा रही है और ये हमारे पास दूसरी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन जा रही है, ठीक है ना। एक उसकी ये काट दी थर्ड लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन में 3 लाइन्स होनी जरूरी है, मतलब थोड़ी सी इनइक्वल ले रही है, लेकिन सोचो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना, एंगल 1, और ये जो एंगल है एंगल 2, ये जो एंगल है एंगल 3, और ये जो एंगल है एंगल 4, क्योंकि हमने तो इसके पैरेलल बनाई है, हमने तो इसके पैरेलल बनाई है। तो इस में तो ये था ना कि इससे छोटी हुई तो बड़े के लिए तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दे रखी इस पोस्टुलेट में, बड़ी के लिए तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दे रखी। यही तो दे रखा है, टू लाइन्स कट द थर्ड लाइन सच दैट द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180। इसमें हम 180 से कम होने ही नहीं दे रहे इसका सम, तो मतलब वो एक एक्सेप्शन है। तो इसलिए ये पैरेलल लाइन को स्टेट करता है, क्योंकि जब उसका सम बड़ा होगा उसके लिए तो कुछ दे ही नहीं रखा, लेस देन के लिए ही दे रखा है, बड़े के लिए तो दे ही नहीं रखा। तो हाँ, यूक्लिड की जो होती है फिफ्थ पोस्टुलेट वो पैरेलल लाइंस के लिए है, लेकिन मतलब उसे बता नहीं रखा है। मतलब ये कि कुछ चीज छोटे के लिए दे रखी है लेकिन बड़े के लिए नहीं दे रखी, ऐसे ही है, ठीक है ना। So, if you like the content, do not forget to like, share and subscribe. Thank you. Catch you up in the next one. Tata. So, hello guys. Welcoming you to another lecture of class 9, chapter 5, Introduction to Euclid Geometry, Points to Remember. So, points to remember इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भाई पढ़ लिया पूरा चैप्टर। अब ये तो ध्यान रखें कि भाई ये चीज़ पेपर में आ सकती है, ये चीज इम्पोर्टेंट है और पेपर में आएगी। सो समरी पढ़ते हैं, मतलब समरी से ही इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, है ना। दो यूक्लिड डिफाइंड अ पॉइंट, अ लाइन, अ प्लेन, द डेफिनेशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैथमेटिशियंस, देयरफॉर दीज टर्म्स आर नाउ टेकन एज अनडिफाइंड। यूक्लिड ने ये सारी चीजें बता दी लेकिन मैथमेटिशियन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। सेकेंड, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर assumptions which are obvious universal truth, they are not proof। एक्सियम्स और पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ assumptions हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ भी हैं, और दे आर नॉट प्रूफ, मतलब वो प्रूफ नहीं है, मतलब कोई उनका ऐसा। अभी हम आगे चैप्टर्स में प्रूफ पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों का, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। Theorems are statements which are proved using definitions, axioms, previously proved statements and deductive reasoning. Okay? मतलब जो theorems होती हैं and statements होते हैं वो प्रूफ करवाए जाते हैं डेफिनेशन के थ्रू, एक्सियम के थ्रू, और जो पहले से ही प्रूफ स्टेटमेंट है उनके थ्रू, ठीक है। सम यूक्लिडियन एक्सियम वर, मतलब ये वही एक्सियम्स हैं जो पढ़ाई थी, बराबर पढ़ लेते हैं, रिवीजन अच्छा होगा क्योंकि लिखने को आ जाती है। पता है इस चैप्टर में क्या आता है, बस लिखने को आ जाता है। स्टेट्स यूक्लिड फर्स्ट एक्सियम, स्टेट यूक्लिड्स थर्ड पोस्टुलेट, बस लिखने को ही आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है वो प्रूफ वाला, है ना। पढ़ लेते हैं ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो जिसके इक्वल है वो अगर दूसरी चीज उसके इक्वल होगी तो पहली और तीसरी चीज इक्वल होगी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इक्वल अगर इक्वल में ऐड हो रहे हैं तो होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर इज इक्वल। अगर इक्वल है किसी सेम चीज में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिमाइंडर इक्वल ही आएगा। इफ है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोई दो सिक्के हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दो सेम कंपनी सेम ब्रांड के फ़ोन है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। एक पिज़्ज़ा की एक स्लाइस, द होल पूरा पिज़्ज़ा बड़ा होता है पिज़्ज़ा की एक स्लाइस से,
और आप 2 भाई बहन हो, उसके पिज़्ज़ा के 4 हिस्से हैं, तो 2 आपके भाई को और 2 आपको मिलेंगे, जो भी हो। तो एक स्लाइस छोटा होता है होल से, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स का डबल होती है वो एक दूसरे इक्वल होती है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक थिंग का हाफ होगा तो वो दोनों इक्वल होंगे, हाफ हो ही रहा है इसलिए वो इक्वल हो। Euclid's postulates were a straight line may be drawn from any one point to any other point. कहीं से भी कहीं तक ड्रॉ हो सकते हैं। Postulate second, terminated line can be produced indefinitely. खत्म हुई लाइन दोबारा एक्सटेंड हो सकती है। Postulate 3, a circle can be drawn with any center and any radius. कहीं से कहीं तक सर्कल बन सकता है बिना किसी मतलब किसी भी रेडियस का। Postulate 4, all right angles are equal to one another. राइट एंगल्स की डेफिनेशन ये है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री है तो वो सब इक्वल ही होंगे। Postulate 5, if a straight line falling on 2 straight line makes an interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet that side on which sum of angle is less than 2 right angles. 2 लाइन है तो मार्कर से बनाओ, मार्कर से बनाओ। इससे एक्सरसाइज 5.2 में भी यही समझाया था। 2 लाइन है, इसी लाइन उन्हें काट रही है, ये 2 लाइन है ना। ये इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, मतलब 90 + 90 180 से कम है, तो ये दोनों आगे एक्सटेंड होके कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। इतनी सी बात है, इतना है तुमसे कहना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 2 इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ आर, मतलब एक तो हमने लिखवा दिया, और यूक्लिड फिफ्थ के बराबर क्या है ये, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पासिंग लाइन थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। वही बात कह रहे हैं, बस उसके और टर्म्स में कह रहे हैं। फिफ्थ वाली बात कह रहे हैं, पोस्टुलेट फिफ्थ वाली, लेकिन अलग टर्म्स में कहते हैं। 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है वो आपस में पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन के, सही बात है। द लास्ट वन, ऑल द अटेम्प्ट्स प्रूव इन यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट using the first 4 postulates failed, but they led to the discovery of several other geometry called non-Euclidean geometries. यूक्लिड ने, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे ऊपर की 4 पोस्टुलेट से, लेकिन जो प्रूव नहीं हुए उसे क्या कहते हैं, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इतनी सी बात है। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Thanks for watching. Tada.